NCERT चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री यूनिट 8। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन। क्या है इस ट्रिग्नोमेट्री में? देखो, जैसे आपने मैथमेटिकल ब्रांचेस पढ़ी है ना, मैथ जो है वो बड़ी सारी ब्रांचेस में डिवाइड हुआ है। जैसे अर्थमेटिक, जिसमें हम नंबर्स की स्टडी करते हैं। आप इसमें चैप्टर पढ़ते हो रियल नंबर, इंटीजर हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ये सब चैप्टर, रैशनल नंबर जो हैं, ये सब चैप्टर जो हैं वो किसके अंदर आते हैं? अर्थमेटिक। नेक्स्ट ब्रांच आती है अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम क्या स्टडी करते हैं? अल्फ़ाबेट्स की स्टडी करते हैं। तो इसके अंदर चैप्टर आ जाते हैं आपके पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के बाद आ जाता है आपका लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, ये सारे चैप्टर आ जाते हैं। फिर एक और ब्रांच आपने पढ़नी है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपने फिगर्स की मेजरमेंट पढ़नी है, जो किस में होता है, जो चैप्टर कौन से इंक्लूड होते हैं? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, हीरोन फार्मूला, ये पढ़े हुए चैप्टर। तो ये किसके अंदर आते हैं? मेंसुरेशन के। अब आपने एक और मैथमेटिकल ब्रांच पढ़नी है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। क्या है इस ट्रिग्नोमेट्री में? तो सबसे पहले देखो, ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से बना हुआ है, एक ट्राई और एक गॉन और एक मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड। जैसे आप पढ़ते हो ना पेंटागन, पेंटा का मतलब होता है 5 और गन का मतलब होता है साइड। तो ये भी गन वही है, ठीक है। गन का मतलब हुआ साइड और मेट्री का मतलब हुआ मेजर। अब 3 साइड्स वाली फिगर को हम मेज़र करेंगे, ठीक है। तो वो किस में आएगा? ट्रिग्नोमेट्री में। अब इसका यूज़ कैसे करना है? अब जैसे मेंसुरेशन में भी हम 3 साइडेड फिगर, हीरोन फार्मूला ले लो, हीरोन फार्मूला में भी हम 3 साइडेड फिगर का मेजर एरिया निकालते हैं, है ना, मेजरमेंट करते हैं। तो लेकिन इसका हम ट्रिग्नोमेट्री से कैसे यूज़ करें इसका? तो मैं आपको एक कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ। तो एग्जांपल क्या लेते हैं, मान के चलो ये है कोई एक बिल्डिंग, ठीक है। ये क्या ले ली हमने? कोई बिल्डिंग ले ली और कुछ स्टूडेंट इस बिल्डिंग के डिस्टेंस पे खड़े हो गए, कुछ डिस्टेंस पे। अब वो क्या कर रहे हैं? इस बिल्डिंग के टॉप पर देखेंगे। जब बिल्डिंग के टॉप पे देखेंगे तो उनके दिमाग में क्या बनेगा? एक राइट ट्राइंगल बनेगी। तो इस राइट ट्राइंगल के ज़रिए, इस राइट ट्राइंगल पे हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके इसकी हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। कि मान के चलो अगर मैं यहाँ पे 50 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हूँ, अगर मैं इसके 50 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हूँ और मान के चलो कुछ एंगल से देख रहा हूँ, इधर से टावर के टॉप पे कुछ एंगल से देख रहा हूँ, यानी 45 डिग्री से देख रहा हूँ या 65 डिग्री से देख रहा हूँ, तो बिना मेजरमेंट करके मैं इसकी हाइट निकाल सकता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल ये आ गई। एक एग्जांपल हम लेते हैं, मान के चलो ये रोड है, ये रोड है, इस रोड पे क्या है? एक बिल्डिंग बनी हुई है और इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे एक बंदा, एक पर्सन है, ठीक है, जो इस रोड पे पड़े हुए पत्थर को देख रहा है। अब पत्थर को देख रहा है तो इसका मतलब इसकी नज़र कहाँ जाएगी? कहाँ पे पड़ी? इस पे पत्थर पे पड़ी, है ना, या कोई भी एक पॉइंट मार कर लिया उस पे पड़ी। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। जो नीचे से ऊपर एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये जो
लाइन बनती है इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, क्योंकि ये नज़र से बनी होती है हमारी, है ना। तो इसके भी दिमाग में क्या बनेगा, एक राइट ट्रायंगल बनेगा। तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो है वो किस 3 साइडेड फिगर पे काम करती है, जो राइट ट्रायंगल होगी। ठीक है, तो हमने इसमें हाइट, डिस्टेंस और लेंथ, ये 3 चीज़ें हम निकाल सकते हैं बिना एक्चुअल मेजरमेंट से। ठीक है, अब ये है इसकी डिफाइन। The word trigonometry is derived from Greek word tri means three, gon means side, and metron mean measurement. The trigonometry is the relationship between sides and angles. तो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, रिलेशनशिप बताती है किसके बीच में, साइड्स और एंगल्स के बीच में। यानी हम एंगल के ज़रिए इसकी हाइट निकाल सकते हैं, है ना। अगर हमें ये दोनों चीज़ें मिली हुई हैं तो कितने डिग्री से वो इसके टॉप पे देख रहा है तब हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट आ गया ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होती है, सम रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल इज कॉल्ड टी रेशियो। मान के चलो हमने एक क्या ले ली, राइट ट्रायंगल ले ली, हमने ले ली एक राइट ट्रायंगल। यहाँ पे एंगल ले लिया। देखो ट्रिग्नोमेट्री जब भी टी रेशो अप्लाई करनी है तो उसके लिए हमें एक्यूट एंगल चाहिए। तो इसमें 2 एक्यूट एंगल कौन से हैं, एक ए है तो एक सी है। अब इस एंगल के मुताबिक कौन सी बेस लें, कौन सी साइड लें, उसके लिए हमें क्या लेनी पड़ती है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कौन कौन सी है, पहली है साइन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हम साइन के नाम से यूज़ करते हैं। दूसरी है कोसाइन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हम कॉस से करते हैं। नेक्स्ट आ गया टेंजेंट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हम टैन से यूज़ करते हैं। फिर आ गई कोसिकेंट, जिसको कोसेक से डिनोट करते हैं। फिर आ गई सीकेंट, जिसको हम सेक से यूज़ करते हैं। लास्ट आ गई कोटेंजेंट, कोटेंजेंट को हम कॉट से डिनोट करते हैं। अब इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के साथ कौन सी साइड आएगी, कौन सी साइड हम लें, वो हमें बताता है एक्यूट एंगल। जैसे अब इस फिगर में एक्यूट एंगल कौन है, एक ए है और एक सी है। ठीक है, अब एक टेबल याद रखना, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोले। ये इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के कौन कौन सी साइड इंक्लूड होगी, उसके लिए ये छोटा सा मंत्र होता है जिसको आप याद करो, और इस मंत्र से आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे साइन के लिए हम ये यूज़ करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस के लिए ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक के लिए हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक के लिए हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कॉड के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जैसे मैंने एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ली साइन, साइन के साथ एक्यूट एंगल ले लिया ए, तो ये बना साइन विद एंगल ए। तो फार्मूला बना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ट्रिग्नोमेट्री में मैंने क्या बोला था कि साइड्स और एंगल का रिलेशनशिप बनता है ना। अब कैसे यूज होगा, एंगल मेरा कौन है, ये ए, तो जब एंगल ये होगा तो इस केस में परपेंडिकुलर बन जाएगा सामने वाला, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बन जाएगा बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बन जाएगा BC और हाइपोटेन्यूज वही है 90 के सामने वाला AC। अब यही मैं साइन लूँ लेकिन मैं एक्यूट एंगल चेंज कर दूँ, A की जगह C ले लूँ, तब परपेंडिकुलर की वैल्यू जो होगी वो चेंज हो जाएगी। अब परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, एंगल के सामने वाली साइड।
तो ये बन जाएगा ए सी, सॉरी ए बी, और हाइपोटेन्यूज एक ही है हमारी ए सी। ऐसे ही अगर हमने कॉस निकालना है, कॉस ए, कॉस का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ए के अकॉर्डिंग अगर परपेंडिकुलर ये था तो बेस कौन सी बनेगी, ए बी अपॉन ए सी। तो बना ना। अब देखो इधर साइन सी था, ए बी और ए सी बन रहा है, यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू ए बी और ए सी बन रही है। तो इसका मतलब ये खेल किसका है, सारा एंगल्स और उनकी साइड्स का। ठीक है, तो बस ऐसे ही आपने सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बना सकते हो। टैन की बना सकते हो, टैन एंगल ए में क्या बनेगा, टैन सी में क्या बनेगा, ऐसे ही कोसेक में बना सकते हो, ऐसे ही हम कॉट में बना सकते हैं, ऐसे ही हम सेक में बना सकते हैं। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं जिसके आपके एक और डाउट क्लियर करते हैं। ठीक है, जो डाउट होगा वो आपका क्लियर करते हैं। ये मैंने ले ली राइट एंगल, राइट एंगल बना दिया ए पे। तो एक्यूट एंगल कौन से आगे, सी और बी। मुझे बताओ साइन बी की वैल्यू क्या बनेगी। तो साइन बी की वैल्यू, साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बी एंगल ये है, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, सामने वाला। सामने वाला क्या है, ए सी अपॉन बी सी। हाइपोटेन्यूज कौन है, 90 के सामने वाला बी सी। ऐसे ही साइन सी निकालना हो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन अब सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन बनेगा, सामने वाला। तो बन गया ए बी अपॉन बी सी। ऐसे ही निकालते हैं हम कॉस बी। कॉस का फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बी के अकॉर्डिंग बेस कौन बना, इस बी के एंगल के मुताबिक बेस कौन बना हमारा, ए बी, और हाइपोटेन्यूज कौन है, बी सी। ऐसे ही अगर कॉस सी निकालना हो तो सी के अकॉर्डिंग बेस कौन है, ए सी, अपॉन बी सी। ऐसे ही अब टैन निकालना हो, फार्मूला टैन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये सब कैसे याद रखना, जो मैंने आपको मंत्र बताया। कौन सा मंत्र, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब बी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है, ए सी, और बेस कौन है, ए बी। तो यहाँ पे बन जाएगा ए सी अपॉन ए बी। ऐसे ही अगर टैन सी निकालना हो तो टैन सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन आ जाएगा, सामने वाला, यानी ए बी, और बेस बन जाएगा ए सी। नेक्स्ट निकालना है कोसेक। कोसेक का फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज कौन आ गया, बी सी, और बी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन आएगा, सामने वाला, यानी ए सी। तो अगर मैं इस बी सी को अपॉन में ले जाऊं, इसके अपॉन में, या इन दोनों को बी सी से डिवाइड कर दूं, तो बी सी अपॉन बी सी और ए सी अपॉन बी सी, तो ये और ये कैंसिल हो गया। और ए सी बाई बी सी की किसकी वैल्यू निकाली है मैंने, ए सी बाई बी सी किसकी वैल्यू निकाली है, साइन बी की। तो इसका मतलब कॉस बी की वैल्यू जो है वो 1 अपॉन साइन बी के बराबर भी होती है। ठीक है, ऐसे ही अगर कोसेक सी निकालना हो तो फार्मूला वही रहेगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, लेकिन सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन आएगा, सामने वाला, यानी ए बी, और हाइपोटेन्यूज ए सी बी सी। और इसको भी अगर दोनों बी सी और बी सी से डिवाइड कर दे तो ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो ए बी बाई बी सी जो है वो क्या है, साइन सी। तो इसका मतलब जो एंगल रहेगा, एंगल सेम रहेगा,
तो कॉस जो है वो किसके बराबर हो गया, साइन के। ऐसे ही सेक बी 1/cos बी के बराबर आ जाएगा, और जब आप सेक सी निकालोगे तो 1/cos सी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है फार्मूला टैन का। टैन का फार्मूला, जो एंगल होगा ना एंगल सेम ही रहेगा। टैन को आप लगाते क्या हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इन परपेंडिकुलर के साथ अगर आप दोनों के साथ हाइपोटेन्यूज डिवाइड कर दो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका हुआ, साइन का। एंगल जो है वही रहेगा बी, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका होता है, कॉस का, है ना। तो टैन बी का फार्मूला बन गया साइन बी अपॉन कॉस बी। ऐसे ही टैन थीटा का फार्मूला क्या बनेगा, तो बनेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एंगल चेंज होने से हमारा फार्मूला नहीं चेंज होगा, एंगल चेंज होगा तो इनके साथ इनके एंगल भी चेंज हो जाएंगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वही बन लगेगी, चेंज नहीं होगी वो। ठीक है, ऐसे ही कॉट का, कॉट थीटा, कॉट का फार्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और इन बेस के साथ भी हाइपोटेन्यूज डिवाइड कर दें, इसके साथ भी हाइपोटेन्यूज डिवाइड कर दें, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बनता है कॉस का फार्मूला। लेकिन एंगल कौन है यहाँ पे, थीटा, तो यहाँ पे भी बन जाएगा थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका फार्मूला होता है, साइन थीटा। तो कॉट को हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लगाते हैं। और अगर मैं इसको कॉस को और अपॉन में ले जाऊँ तो साइन अपॉन कॉस जो है वो टैन थीटा के बराबर हो जाता है। तो एक और फार्मूला बन गया कॉट थीटा का। तो इसको भी, साइन को मैं अगर ऐसे नीचे ले जाऊँ, कॉस बी अपॉन साइन बी, तो कॉस अपॉन साइन क्या बनता है, कॉट, तो ये फार्मूला बन जाएगा 1/cot बी का। तो ये देखो, ये आपके लिए चैप्टर नया है, तो इसको समझने के लिए आपको इंट्रोडक्शन, इसका बेसिक सबसे ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। तो जितना आप इसके बेसिक को क्लियर करोगे उतना आपको ये चैप्टर अच्छे से आएगा। बेसिकली मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल क्यों लगता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो फार्मूले नहीं पढ़ते हैं। जब आप इनके फार्मूले अच्छे से पढ़ोगे तो ये चैप्टर भी आपको आसानी से आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो ये फार्मूले कुछ जो हैं वो नोट कर लो आप, मैं साफ से जगह लिख देता हूँ आपको ताकि आप इन फार्मूलों को पढ़ सको। कोसेक थीटा 1/sin थीटा, एंगल सेम रहेगा, जो एंगल अगर इस थीटा की जगह ए आ जाए तो इधर भी साइन की जगह ए हो जाएगा। सेक थीटा 1/cos थीटा, टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है, और 1/cot थीटा भी होता है। फिर cot थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा, या फिर आप 1/tan थीटा भी लगा सकते हो। ठीक है, अब हमने पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। वो पहली एक्सरसाइज जो है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बेस्ड है, यानी आपको कुछ एंगल दिया होगा, साइन थीटा या साइन ए या साइन सी, उस साइन की वैल्यू मिली होगी, तो आपने कॉस सी या साइन सी या टैन सी या कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करनी है। तो वो फाइंड कैसे करनी है, तो सबसे पहले आपको फार्मूले चाहिए कि साइन के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, कॉस के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा। उसके लिए टी रेशियो जो मैंने आपको फार्मूला बताया, साइन का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये याद रख लो आप। फिर से मैं लिख देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छे से रीड करो, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 कवर करेंगे। ठीक है, तो जो भी डाउट होगा आपको इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, जो भी इंट्रोडक्शन नहीं समझ आई होगी, आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो जो मेरे से हो सकेगा आपके डाउट, जितने ज़्यादा डाउट क्लियर करने हो तो मैं आपके उतने ज़्यादा डाउट क्लियर करूँगा। कोई भी परेशानी हो
कोई भी चीज़ नहीं समझ आ रही हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें कि मुझे इस चैप्टर में परेशानी है, मुझे इस टॉपिक में परेशानी है। अभी हम जब हमारा सिलेबस थोड़ा कवर होगा तो हम ऑब्जेक्टिव की भी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बच्चों को बड़ी सारी दिक्कत आती है ऑब्जेक्टिव्स में कि हम ऑब्जेक्टिव को कैसे सॉल्व करें। ठीक है।